ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कि जो डॉक्टर अंबेडकर की समिति के द्वारा बनाया गया था, उस सभा में सभी गणमान्य नागरिक दूरदृष्टि, लोकतांत्रिक सोच, बुद्धिमत्ता और सुदृढ़ लोकतंत्र की नींव रखने के लिए विचारार्थ उन्होंने संविधान के प्रकरण को लिया था। 7,441 संशोधन इसमें आए थे, जिसमें से 5,100 संशोधनों को अलग करके 2,431 करीब संशोधन इसमें स्वीकार किए गए। संविधान सभा स्वतंत्र भारत के पहले विधि मंत्री जो इस मसौदा समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे, उस मसौदा समिति में के.एम. मुंशी, कृष्णास्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंकर, माधव राव, मोहम्मद साउदुल्ला, B.R. खेतान, टी.टी. कृष्णामाचारी जैसे दिग्गज लोग जो थे उसमें शामिल थे, जिन्होंने ये मसौदा तैयार किया था। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण जो 3 अंग हैं, अध्यक्ष महोदय, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे जो है विधायिका हो, कोई भी निरंकुश न हो पाए, इस प्रकार की जो है वो संविधान में प्रस्तावना रखी गई थी। इस प्रकार के प्रावधान रखे गए कि कोई भी एक अंग किसी दूसरे अंग को जो है डिस्टर्ब न कर पावे और न उसकी पावर को छीन पावे। संविधान में बदलाव की गुंजाइश इसलिए की गई और उसी के कारण जो गरीब तबका था, जो उपेक्षित वर्ग था, जिसको सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग जो गरीब थे, उनके लिए कानून बनाना पड़ा, निःशुल्क कानूनी सहायता, और इसी के साथ साथ बच्चों की शिक्षा का मूल अधिकार भी उसी में मिलता था। अंबेडकर द्वारा संविधान के विषय में कहा था कि आई फील इट इज़ वर्केबल, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ to hold the country together both in the peace time and in the war time। समानता का अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का अधिकार दिया, फंडामेंटल राइट्स दिए। ये मौलिक अधिकार हमारे भारत के संविधान के लंग्स हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत संविधान की जो आत्मा है, वो प्रियम्बम के बारे में आपने अभी बताया। पहला शब्द उसका यह है सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब संप्रभु। उसका अर्थ होता है कि स्वतंत्र अस्तित्व बना करके रखने में जो सक्षम हो, वो संप्रभु है। हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है, भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो अज्ञात काल से आज तक झंझावतों, जलजलों, आक्रमणों के बावजूद भी जो है अपना अस्तित्व बनाए रखा। अंबेडकर ने सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की बात कही, महिलाओं को समानता देने की बात कही और उनको अधिकार भी दिया, कानूनी अधिकार दिया, प्रॉपर्टी का अधिकार दिया, राइट ऑफ एडॉप्शन दिया और संपत्ति का अधिकार देकर के जो है महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा भी दी। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी चेतावनी को बाद में लूंगा। कांग्रेस का संविधान और कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस का संविधान इस तरीके का बनाया गया कि उसने कांग्रेस की पार्टी तो इतिहास में आंतरिक रूप से जो जुड़ा हुआ था, वो भारत के संविधान के साथ जुड़ा हुआ था। संविधान सभा को समय समय पर पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वगैरह का पूरा समर्थन मिला। उस संविधान सभा में पूरा समर्थन मिला। मार्च 1931 में कराची के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही ये प्रस्ताव रखा था कि मूलभूत अधिकारों और आर्थिक नीति से संबंधित प्रस्ताव तैयार करके उसको पारित भी करवाया था। वैसे तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है, लेकिन
गार्विन ऑस्टिन ने कहा था कि एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं, एक सामाजिक दस्तावेज भी है। अध्यक्ष महोदय, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में जोड़ा गया संविधान में पहली बार, लेकिन आज उसका महत्व पता चलता है कि कितना बड़ा महत्व है उसका। डॉक्टर अंबेडकर ने चेतावनी दी थी कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे होंगे तो नतीजा बुरा होगा, और संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो अच्छा ही साबित होगा। आज संविधान के आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों पर खतरा नजर आता है, खतरा मंडरा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण संस्था मीडिया को, लोकतंत्र की सबसे बड़ी संस्था मीडिया को बारीकी के साथ अपने अनुकूल कर लिया गया है। चुपचाप इस तरीके से अनुकूल कर लिया गया है कि जनता को कुछ पता ही नहीं चल रहा कि इस मीडिया की स्वतंत्रता को क्या हो गया, खत्म हो गई। आज मीडिया के लिए कोई नहीं कह सकता कि साहब वो इंडिपेंडेंट है, उसकी स्वतंत्रता खत्म कर दी गई। और आरक्षण की समस्या के बाबत बात करने के लिए वो कौन लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं कि संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए? क्यों की जानी चाहिए? उसका कारण कोई नहीं बताता, लेकिन आवाज उठती है कि संविधान की समीक्षा की जानी चाहिए और आरक्षण पर पुनर्विचार होना चाहिए। संविधान को बदलने का एजेंडा लिए घूमते हैं। उन्होंने पूछा था कि वो कौन लोग हैं जो संविधान को ये कहते हैं कि साहब ये धर्म विरोधी है और संविधान पुनः लिखा जाना चाहिए, धर्म ग्रंथों के आधार पर लिखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, परम श्रद्धेय रामकृष्ण परमहंस अपना बालपन एक मुसलमान के घर में रहे, मुसलमान बनकर के रहे, लेकिन वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सभी धर्म अपने मूल स्वभाव में एक समान है। इन्हीं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जब हिंदू और मुसलमान भाईचारे से काम करते हुए भारत को गरीबी से मुक्त कराएंगे, उस रोज का मुझे इंतजार रहेगा। अध्यक्ष महोदय, सुभाष चंद्र बोस ने 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से ये नारा दिया था कि भारत का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, और उसी नारे को सन 47 में सरोजनी नायडू ने दोहराया था। और सरोजनी नायडू के साथ साथ इस देश के लाखों नागरिकों ने इस बात को दोहराया था कि महात्मा गांधी इस राष्ट्र के पिता हैं। कुछ दिन पूर्व अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं कि भारत के पिता है, और प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा देते हैं। इस बात को नहीं कहते कि हमारे यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। अफसोस की बात। स्वतंत्र संस्थाओं की सफलता और विभिन्न धड़ों में बटे हुए समाज के बाबत यह तय करना पड़ेगा कि इनकी मध्यस्थता कौन करेगा। स्वतंत्रता की सेफ्टी के वाल का काम कौन करेगा? आखिर वो कौन लोग हैं जो आज भी ये कहते हैं कि राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना जागृत नहीं करता? वो कौन लोग हैं? आज पूछने का दिन है। आज अगर हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे कि हम उन लोगों का तिरस्कार करें जो लोग आज भी ये कहते हैं कि राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना उत्पन्न नहीं करता, सिर्फ राष्ट्रगीत करता है। वो कौन लोग हैं जो आज भी तिरंगे का अपमान करते हैं? महात्मा गांधी की हत्या के बाद जब पूरा देश बंद था, तो आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस बात की आलोचना करी थी कि बंद नहीं होना चाहिए? अध्यक्ष महोदय, मैं लंबी बात न कहता हुआ इतना सा ये निवेदन करना चाहता हूं। एक लेखक ने किताब लिखी, बंच ऑफ थॉट्स।
जिसमें देश के 3 आंतरिक शत्रु बताए गए। पहला मुसलमान, दूसरा ईसाई और तीसरा वामपंथी। आखिर इन लोगों को, ये लोग और इनके शिष्य, ये किताब लिखी गई थी गुरु गोलवालकर जी की। मैं उन गुरु गोलवालकर जी के शिष्यों से कहना चाहता हूँ, प्लीज आप नहीं ये तरीका नहीं, प्लीज। मैं मान्य सदस्य प्लीज, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। बिल्कुल बैठे नहीं होगा, बैठे बिल्कुल, आप बैठे बिल्कुल गलत मान्य सदस्य, बैठे प्लीज, आप बैठे नीचे, बैठे प्लीज, नीचे बैठे आप प्लीज, बैठे, इंगित करना पड़ेगा, बैठे प्लीज। आप डिबेट की गरिमा कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं आपको भी तकलीफ है क्या? आप बैठे प्लीज। आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने क्या गलत बोला है? क्या बोला आपने? क्या बोला उन्होंने? क्या बोला आपको? आप नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे। आप सीनियर लीडर है, क्या समझ में आता है? किसी किताब का नाम लिया, ऑथर का नाम लिया, क्या तकलीफ है आपको? आपको तकलीफ है क्या इसमें? इसमें क्या तकलीफ है आपको? क्या तकलीफ है आपको कि ऑथर का नाम, किताब का नाम नहीं लेंगे? आपने देखा किसी नाम का ऑथर का? कोई नाम और ऑथर का नाम ले नहीं सकता कोई भी। कोई आप ही के गुरु गोलवालकर है, किताब आप ही की किया, किताब का नाम गुरु जी नाम लिया, आपको क्या तकलीफ है? मैं बोल रहे हैं, प्लीज आप नाम बाहर निकालना पड़ेगा, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। आई हैव टू नेम यू प्लीज, कटार जी, आई हैव टू नेम हिम, आई हैव टू नेम हिम, आई विल नॉट अलाउ इट, आई विल नॉट अलाउ इट। आप लोग अपने विचारधारा का ठेका देगा, कोई बोल नहीं सकता कोई भी। आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हैं। कोई किसी किताब का नाम, किसी लेख, प्लीज मैं कह रहा बात नाम लेना पड़ेगा, मार सकते आपसे। आप सभी सभ्यताओं गरिमा में नहीं समझते। अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी के काल पर 1929 में जब महात्मा गांधी ने कॉल किया था कि 30 जनवरी को सब अपने घरों पर जो है झंडे फहराएं, हर जगह झंडे फहराएं, अपने व्यवसायिक संस्थानों पर झंडे फहराएं, लेकिन फिर भी गुरु गोलवालकर की शाखाओं में झंडा नहीं फहराया गया और वही भगवा झंडा फहराया गया। आखिर वो कौन लोग हैं? क्या हम इनसे ये आशा करें? ये बर्दाश्त कैसे हम इनसे ये आशा कर सकते हैं? ये संविधान पर चर्चा है, ये जानबूझ करके ये संविधान डिस्कस नहीं हो रहा है। अगर ये तरीका है और इस तरीके के आधार पर आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया, आपने कहा संविधान पर चर्चा करें, आपने पत्र लिखा, इधर उधर की बात नहीं करें, ये शुरुआत ही ये खुद कर रहे हैं, फिर आप कैसे उम्मीद करो कि बाकी लोग ठीक से बात करेंगे? अध्यक्ष महोदय, आपने पत्र में लिखा था, आपने पत्र में लिखा, आपने पत्र में लिखा, आपने खुद ने। अध्यक्ष लेगा प्लीज, माननीय सदस्य, चेयर ऑन लेग, प्लीज अंडरस्टैंड इट। आप गरिमा तो रखें, चेयर ऑन लेग। माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सत्ता पक्ष और विपक्ष सबको, सदन की गरिमा को, इस संविधान की डिबेट कर रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि हम समालोचना करें। जो चीज हो गई है, जिस चीज के बारे में चर्चा करें, हम ये कोशिश करें कि भविष्य में जो चुनौतियां, उनका मुकाबला हम कैसे कर सकें। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं, यदि हम उन सब बातों की चर्चा करेंगे जो 50-60 साल में हुआ, वो सबको मालूम है। मेरा आप सबसे अनुरोध प्रार्थना है कि हम जो आगे आने वाली चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए हम कैसे जनता को अपने संविधान की मर्यादाओं के अंतर्गत जानकारी दे सकते हैं, वो हमारा प्रतिनिधित्व ज्यादा अच्छा रहेगा। बनिस्पत की हम पुरानी सब बातों को चर्चा करेंगे, उससे हमें कोई डिबेट सार्थक नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध प्रार्थना है, मेहरबानी करके इस दिवस का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है 70 साल बाद, वो इसलिए रखा गया कि कर्तव्यों के बारे में ज्यादा चर्चा करें। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं प्लीज माननीय सदस्य, आप प्लीज, आप सीनियर आदमी हो, बैठे बैठे बोलते हैं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, कर्तव्यों के बारे में चर्चा करें। और कर्तव्यों के संबंध में मैंने पहले भी कहा है कि कर्तव्यों का पालन व्यक्ति को करना पड़ता, कानून नहीं करा सकता। कानून के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था है, जुडिशरी की व्यवस्था है, पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन यदि नागरिक स्वयं कर्तव्यों के प्रति सजग होगा तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होता है, जिसके आधार पर उन चीजों के बारे में जो प्रीएम्बल में बातें लिखी है, वो अपने आप को उसके लिए समर्पित करें। मैं आशा करता हूं कि आप मेहरबानी करके डिबेट में हम आगे आने वाले समय में इन चुनौतियों का, जैसे मैंने इस पर आपको ध्यान आकर्षित किया है,
कि समरसता के संबंध में, धर्म के बारे में, उपासना के संबंध में हम व्यक्तियों को किस तरह से तैयार करें कि हम इन चीजों को अपने आप वो इनकलकेट करें, बनिस्बत की इम्पोज करके उसको लागू करें। डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है, डिक्टेटरशिप इम्पोज होती है। इस देश में डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है। 50-60 साल में हम चीजों को, कानून को बदल रहे हैं। बदलने के साथ जो चुनौती आ रहा है उनका मुकाबला कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम जो डिबेट की सार्थकता ज्यादा अच्छी रहेगी जब हम पुरानी बातों के बनिस्बत आने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने में ज्यादा चर्चा करें। जैसा आज साइबर क्राइम आ गया, जिन लोगों ने आजादी की कल्पना की थी उन्होंने कल्पना की होगी इस देश में सामाजिक समता बनाने के लिए हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ये कहा गया कि हम ओबीसी के संबंध में बात क्या करेंगे। उन्होंने ओबीसी की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा कि भाई समाज का जो पिछड़ा वर्ग है उनको करने के लिए हमें क्या काम करना है। 1952 में ये नहीं हुआ है, बहुत बाद में जाके ये व्यवस्था बनी है। तो जैसे जैसे चुनौती आती वैसे वैसे संविधान के नियम और कानून का इंटरप्रिटेशन होता है, चाहे जुडिशरी हो चाहे पार्लियामेंट हो, दोनों मिलकर निर्णय करती है। संविधान का जो मूल आधार है जिसमें केशवानंद भारती का केस हुआ, उस केशवानंद भारती पर यह फैसला किया गया कि मूल आप स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। लंबी डिबेट के बाद जुडिशरी ने फैसला किया। आज धर्म के बारे में कोई फैसला हुआ है या कोई आज किसी पार्लियामेंट और असेंबली के स्पीकर के निर्णय के बारे में फैसला हो रहा है, तो ये धीरे धीरे चीजें चढ़ के इमर्ज हो रही है। 356 के आर्टिकल को ले लें, बोमई का जजमेंट कब आया, अब आज चीजें क्या हो रही है। तो डेमोक्रेसी में चीजें इवॉल्व हो रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि डेमोक्रेसी में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, अलग अलग विचारधारा के लोग अलग अलग ढंग से अपनी बातें करेंगे। उन विचारधारा के आधार पर जनता के जाकर मैंडेट लेते हैं, उन चीजों पर चर्चा करने के बनिस्बत कैसे किसी भी पार्टी का सत्ता में है वो संविधान के प्रति समर्पित होकर जो प्रियम्बल में बातें रखी है उनको कैसा पूरा करें, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे तो मैं समझता हूँ सार्थक चर्चा होगी। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, डोंट लूज योर टेम्पर, हैव ए पेशेंस, आपको भी मौका मिलेगा। पर मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि जहां तक हो सके हम प्रोवोकेटिव कोई भी चीज, हमारे का सत्यम बुरियात या प्रियम बुरियात, सत्य को भी बोले तो सत्य को कड़वा नहीं बोले, सत्य को कैसे बोले, ये एक आर्ट है। और डिबेट तो ये आर्ट है, हाउ यू स्कोर द पॉइंट। डिबेट में प्रोवोक करके भी कोई चीजें कर सकते हैं, प्रोवोक नहीं करके भी चीजों को ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि हम उन चर्चा को सार्थक करने के लिए उन चीजों को छोड़ेंगे जो कंटेंशियस इशू है, क्योंकि मौलिक पॉलिटिकल पार्टी की फिलोसफी में अंतर है। इसलिए मौलिक बातों हम चर्चा करेंगे तो कोई डिबेट का अंत नहीं होगा। हम भी चर्चा करें कि इस संविधान के अंतर्गत अलग अलग विचार को रखने के बाद भी संविधान के अंतर्गत कैसे उन चीजों को हम प्राप्त कर सकें, उस पर चर्चा करें। मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छी रहेगी। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ने बुलाया है, मैं सोचता हूँ ये इस देश के लिए एक अच्छा उदाहरण है, केंद्र में भी और यहाँ भी। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग केवल एक दूसरे पर हमले करने का उपयोग करने के बनिस्बत इसमें कहाँ कहाँ कमियाँ हैं उसको ठीक की जा सकती है। भविष्य में हमको किस दिशा में जाना चाहिए, कहीं दिशा किसी की गलत है तो उसको इंगित करना वहाँ तक तो ठीक है। इसको आधार बना करके पत्थर फेंकने का काम करें तो सामने वाला कोई बिना हस्ती नहीं बैठा है कि हम ऐसे ही कोई सुनने के लिए बैठे हैं या ऐसे कोई मजबूर हैं। मेरी आपकी जो भावना के साथ मैं अपनी भावना मिलाता हूँ और हम सब लोग इस देश को इस संविधान के आधार पर और ऊंचाई देने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो कुछ भी कमियां आ गई है राजनीतिक वातावरण में और देश में, उनको सुधारते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं तो उसका उपयोगी अर्थ निकलेगा। बाकी अगर आप हमको इंगित करोगे तो हम भी इतने कमज़ोर नहीं हैं कि हमने आपके चिट्ठे नहीं पढ़े हुए हैं। अगर आप ये करना चाहोगे तो इससे परिणाम नहीं। मैं चाहता हूँ, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि सदन की भावना के अनुरूप अगर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो ये प्रदेश के लिए, देश के लिए हितकर होगा। और मैं सोचता हूँ कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का इस सदन का, इस संविधान के इस अवसर, चर्चा के अवसर पर उपयोग करना ये देश के हित में नहीं होगा। इसको बहुत शांति से और समझ करके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो आगे का भविष्य आप और हम सब लोग मिलकर के अच्छी दिशा में जा सकेंगे। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्णतया सहमत हूँ आपकी बात पर कि हमें अपने कर्तव्यों के बाबत विचार करना चाहिए। जैसा अभी प्रतिपक्ष जी के नेता ने कहा, कोई इस बात का इरादा नहीं है कि हम किसी की हम आलोचना करें, लेकिन जो वस्तु स्थिति रही है और जिस तरीके के विचार आप रखते हैं, अगर उनको हम आज खुलासा जो है उनको अपने इसमें विचारों में नहीं रखेंगे
तो मैं समझता हूं कि किस प्रकार से सुधार हो पाएगा। आखिर कोई ना कोई कमियां तो रही हैं, कहीं ना कहीं से कमियां रही हैं। अब उन कमियों को किस प्रकार से दूर किया जाएगा, अगर इस पर विचार नहीं किया गया तो फिर विचार काय पे होगा। संविधान को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लागू कर सकें और संविधान की अक्षरशः पालन कर सकें, आखिर इस पर विचार नहीं करेंगे तो किस बात पर विचार करेंगे। उन लोगों को भी तलाश करना पड़ेगा जो इस काम में बाधा पहुंचाते आए हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, आपके निश्चित तौर पर विचारधारा अलग है, हम स्वागत करते हैं। हमारी विचारधारा अलग है, हम रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन संविधान के बाबत तो आपको भी एक मत होना पड़ेगा और हमें भी एक मत होना पड़ेगा कि संविधान की अक्षरशः पालना हो। और अक्षरशः पालना जब ही हो सकती है जब हम उसमें जो रुकावटें आ रही हैं, जिन लोगों के द्वारा रुकावटें पहुंचाई जा रही हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके इंगित करें, बाकायदा इंगित करें कि इनमें सुधार होना चाहिए। इस विचारधारा में सुधार, विचारधारा नहीं, इनके ये जो विचार हैं उनमें सुधार होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज संविधान पर चर्चा इसलिए हो रही है, सिर्फ संविधान के बाबत हम ये कहें कि बी आर अम्बेडकर ने जो है ये किया था, वो किया था और संविधान लिखा था और ये किया था और वो किया था, उससे सार्थक नहीं हो पाएगी आज की ये जो है स्थिति। क्या सार्थकता जब ही मिलेगी जब हम ये देखें, इस पर विचार करें कि संविधान को किस प्रकार से हम असफल करने पर तुले हुए हैं। वो कौन लोग हैं जो संविधान को असफल करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। अगर हमने उस पर विचार नहीं किया तो आज की जो डिबेट है ना, इसका कोई सार्थकता नहीं रहेगी। तो मैं आपकी बात को अक्षरशः पालन करता हुआ ये कहना चाहता हूं कि हमें हमारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पुरानी बात को छोड़ें, निश्चित तौर पर छोड़ें। अगर छोड़ दें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पाते, उन्हीं लाइनों को चलते हो, चोरी छुप के चलते हो, क्या समझे, तो निश्चित तौर पर जो है जनता आपको माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ये संविधान हमें दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि देश बनाना है और देश को एक रखना है। रखते आए हैं अज्ञातवास से, अज्ञात काल से ये देश एक होता आ रहा है। आज भी जो है इस बात की आवश्यकता है कि हम और मजबूत बने, लेकिन मजबूत कहाँ से बनेंगे, कहाँ बनेंगे। ट्रंप कहता है कि भारत के पिता, और वो चुपचाप बैठे हुए हैं। इससे मजबूत बनेंगे, इससे मजबूत बनेंगे बातें करते हैं। नहीं, ये खड़े होंगे खुद, बंद करें डिबेट को। आप खुद सीनियर लीडर, आप खुद खड़े हो रहे। डांट माननीय सदस्य प्लीज, माननीय सदस्य प्लीज बैठ जाओ सर। नहीं, आप पीछे, आप माननीय सदस्य आप बोले। माननीय मंत्री जी नहीं, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूँ कि हमें जितना निवेदन कर दिया उसको वाइंड अप करें। जितना निवेदन कर दिया वाइंड अप कर ले, वाइंड अप। आप समाप्त करें, आगे डिबेट चले, आगे और स्टार्ट करें। वाइंड अप भी कर रहा हूँ। आप पहले स्टार्ट करेंगे फिर आगे, इसलिए कह रहा हूँ एक लाइन में वाइंड अप कर रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि साहब, मैं सदन के माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये आइडेंटिफाई करें कि हमारे में गलतियां कहाँ नहीं हैं, कैसे रही हैं और उनमें सुधार किस प्रकार से हो सकता है और इस संविधान को ताकत हम किस प्रकार से पहुंचा सकते हैं। और इस संविधान के मार्फत उन गरीबों को, वो उन दलित वर्गों को किस प्रकार से फायदा पहुंचा करके जो है उनका जीवन स्तर ऊंचा ला सकते हैं, इस बात पे चर्चा की जानी चाहिए। धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।